वेलकम माय डियर स्टूडेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल प्रदीप एजुकेशन हब। जैसा कि डियर स्टूडेंट्स, कल हमने जो आपको एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था कि हम आपको 100% सक्सेस दिलाएंगे, 80/80 आपको मार्क्स सिक्योर कराएंगे। इसके लिए हमने कहा था कि सबसे पहले इसमें टर्म्स था कि हम आपको वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन देंगे। उसके बाद में हम सेकंड वे में क्या करेंगे, जब एक्सप्लेनेशन हो जाएगा किसी भी टॉपिक का, तो उसके बाद में हम आपको उनके क्वेश्चन आंसर्स, एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज और आपके 2 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन और 5 मार्क्स के क्वेश्चन देंगे। तो जब इन क्वेश्चंस को आपको याद करना, तो उससे पहले हमने कल भी बताया था, अपनी पहले वाली प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि आपको जो है एनसीईआरटी का वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन याद होना चाहिए। और इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, आपको पहले एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन देंगे किसी भी टॉपिक का, उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी देंगे बोर्ड के एग्जाम के लिए भी, और एज वेल एज हिस्ट्री के किसी भी कॉम्पिटिशन्स में आपके जो एग्जाम होते हैं उसमें भी वो आपको बहुत मदद करेगा। चलिए गाइस, मैं स्टार्ट करता हूँ। नेशनलिज्म इन इंडिया, ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है आपका किसी भी कंपटीशन के लिए और बोर्ड एग्जाम के लिए, स्पेशली इन 10th बोर्ड। As you have seen, modern democracies या nationalism in Europe came to be associated with the formation of the nation state। जैसा कि आपने देखा था, पहले एक चैप्टर था हमारा नेशनलिज्म इन यूरोप, उसमें हमने देखा था कि नेशनलिज्म की जो सेंस है वो क्रिएट हुई थी, वो नेशन स्टेट के फॉर्म होने से हुई थी। इट आल्सो मीन्ट ए चेंज इन पीपल अंडरस्टैंडिंग हु दे वर। इससे क्या था, वहाँ के जो लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग थी, जो सोच थी, समझने की जो क्षमता थी, वो भी चेंज हुई थी कि वो कौन है, एंड व्हाट डिफाइन देयर आइडेंटिटी एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग। और उनकी आइडेंटिटी क्या है, क्या उनकी पहचान है, और जो आप वो किस चीज़ से वो बिलोंग करते हैं, जो उनकी जो सेंस थी वो क्रिएट हुई थी। न्यू सिंबल ऑफ आइकॉन्स भी बनाए गए थे आपके, न्यू सॉन्ग्स भी बनाए गए थे। जब आपने देखा था कि ये क्वेश्चंस पहले आया था कि हाउ द सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज अमोंग द फ्रेंच पीपल, तो जब हम आपने देखा था वहाँ पे न्यू ट्राई कलर फ्लैग भी बनाया गया था, न्यू आइकॉन भी, सिंबल्स भी स्टेब्लिश किए गए थे, न्यू हेम्स भी ये आपको किया गया था। दूसरा क्या था आपका, जो स्टेट जनरल जो उन्होंने स्टेब्लिश की थी, रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग, तो ये सारी चीज़ें आपने देखी थी। एंड आइडियाज फॉर्म्ड न्यू लिंक्स एंड रीडिफाइन द बाउंड्रीज ऑफ द कम्युनिटीज़। तो इससे क्या था, जो आइडियाज़ जो थे वो आगे सामने आए, बढ़े। और दूसरी चीज़ क्या था, इससे जो दोबारा से जो है जो उनकी बाउंड्रीज थी, जो कम्युनिटीज़ की, वो रीडिफाइन हुई या इस्टेब्लिश भी कह सकते हैं आप अपने हिसाब से। इन मोस्ट कंट्रीज मेकिंग ऑफ दिस न्यू नेशनल आइडेंटिटी वाज ए लॉन्ग प्रोसेस। किसी किसी कंट्री में ये जो आइडेंटिटी थी ये एक लॉन्ग प्रोसेस के बाद में आई। हाउ डिड दिस कॉन्शियस अमर्ज इन इंडिया। अब ये जो है भारत में किस प्रकार से आई, ये देखना। पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि भाई यूरोप में किस प्रकार से जो सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी या सेंस ऑफ द नेशनलिज्म किस प्रकार से क्रिएट हुई, वहाँ पर कितने मूवमेंट्स हुए और कितने जो पोएट्स हैं उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। आर्टिस्ट जैसे फ्रेडरिक सरियो की पेंटिंग है, उसने आर्टिस्ट में अपना विज़न बताया था, जिसको यूटोपियन विजन बोलते थे। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी कि वहाँ के लोगों में जो ये नेशनलिज्म की सेंस किस प्रकार से क्रिएट हुई। अभी हम इसके सापेक्ष में हम ये देखते हैं कि भारत में किस प्रकार से भारतीयों में इस प्रकार की सेंस क्रिएट हुई। अब आगे देखते हैं हम इनका वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन होगा, डोंट वेरी आप। और जहाँ पे ये तो अभी इनिशियली स्टार्टिंग है आपका, जैसे जैसे हमारा चैनल ग्रो करता जाएगा तो आपको और बेस्ट सर्विसेज आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। और एक बात बताते हैं, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन करने से आपके एमसीक्यूज, जो आपके 20 एमसीक्यूज आते हैं, वो तो आपके एक साथ एकदम एग्जैक्ट वे में एकदम हो जाएंगे। दूसरा, आपके लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें या आपके शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें या फिर आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करते हैं, 3 मार्क्स के जो भी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं वो सब आपके आराम से हो जाएंगे। इसका एक्सप्लेनेशन इसलिए नेसेसरी है। और दूसरा, यूपीएससी का एग्जाम देंगे तभी भी इसमें आपको मदद मिली। बहुत सारे क्वेश्चन है, भी यूपीएससी का एग्जाम हुआ उसमें भी आपके कई क्वेश्चन आए हैं। इन इंडिया मैनी अदर कॉलोनीज, इन इंडिया एज इन मैनी अदर कॉलोनीज, द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंटीमेटली कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। भारत में जो है, जो भारत एक कॉलोनी था, ब्रिटिशर्स का मतलब अंडर में था, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो नेशनलिज्म की जो सेंस क्रिएट हुई है वो किस प्रकार से हुई है, क्योंकि यहाँ पर भारतीयों ने एंटी कॉलोनियल मूवमेंट चलाए, यानी कि जो कॉलोनियल पॉलिसी
कॉलोनियल रूल में जो पॉलिसीज ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे लागू की थी या जो भी रूल और रेगुलेशन उन्होंने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किए थे, उनके अगेंस्ट में जो मूवमेंट चलाए गए उससे ये जो है क्रिएट हुई है। मेन रूप से इसको आपको ध्यान देना है। पीपल बिगिन डिस्कवरिंग देयर यूनिटी इन द प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल विद कॉलोनाइजर्स। अभी ये जहाँ पे जो लोग थे वो अपनी यूनिटी को किस प्रकार से देख रहे, किस तरीके से देख रहे थे, वो स्ट्रगल कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे अगेंस्ट द कॉलोनियल पॉलिसीज। तो उसमें क्या है, वो अपनी यूनिटी उसी प्रकार से वो धीरे धीरे एक प्रोसेस, एक विधि, एक सिस्टम से उसमें आ रही थी। द सेंस ऑफ द बीइंग ऑप्रेस्ड अंडर कॉलोनिज्म प्रोवाइडेड ए शेयर्ड बॉन्ड। अच्छा देखिए, ब्रिटिशर्स ने जिसको ऑप्रेस्ड किया, ऑप्रेस्ड का मतलब है दमन करना या उनको उनके साथ इनजस्टिस करना। तो वो क्या था, आपस में जैसे भाई केरला के लोगों को भी उन्होंने दमन किया, ऑप्रेस्ड किया, यूपी के लोगों को भी किया, महाराष्ट्र को भी किया, क्योंकि इंडिया उस समय तो काफ़ी बड़ा था, या जो पाकिस्तान का जो पार्ट है उसमें भी बहुत लोगों ने, मतलब जहाँ कुल मिला के उनका राज था उन्होंने उनको ऑप्रेस्ड किया था। ये अलग बात है कि उनका कल्चर, लैंग्वेजेस और जो कुछ भी था वो बिल्कुल सब अलग अलग था, लेकिन उनका ब्रिटिशर्स का ऑपरेस्ट करने का जो तरीका था वो सबके लिए सेम था। तो इससे क्या थी, हमारी शेयर्ड बॉन्ड हुआ, एक तरीके से हमें बॉन्डिंग स्टार्ट हुई। ठीक है, टाई अप हुआ हम एक इस प्रकार, क्योंकि हमारे सबके साथ में वो एक जैसा ही व्यवहार कर रहे थे। हमने सोचा कि जब एक जैसा व्यवहार करें तो हम सेम है, कहीं ना कहीं हमने कुछ ना कुछ शेयर्ड किया है, तो हमें क्या है, कॉमननेस आई, कलेक्टिवनेस आई। तो इससे क्या है, हम जो है यूनिटी में बाउंड हुए, यानी कि बॉन्ड हुए, यानी कि हम इकट्ठा हुए। डिफरेंट ग्रुप्स यहाँ पे देखते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स बट ईच क्लास एंड ग्रुप फेल्ट द इफेक्ट ऑफ कॉलोनिज्म डिफरेंटली। लेकिन ऐसा नहीं था कि जो ब्रिटिशर्स की बात कर रहे हैं वो हम पर जो ऑपरेस सिस्टम लागू कर रहे थे उससे सभी ग्रुप एक समान अफेक्टेड नहीं थे, सब अलग अलग थे। किसी पर ज़्यादा प्रेशर था, किसी को ज़्यादा नुकसान हुआ, किसी को कम नुकसान हुआ। देयर एक्सपीरियंस वर वेरीड, उनके जो एक्सपीरियंस थे वो अलग अलग थे। एंड देयर नोशंस, नोशन मतलब मीनिंग है, ऑफ फ्रीडम वर नॉट ऑलवेज द सेम, यानी कि जो उनका नोशन था, फ्रीडम का जो मीनिंग था वो सेम नहीं था। जैसे मैं आपको बता देता हूँ भाई, जैसे डिफरेंट पीपल हैव द डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल, जैसे आपने चैप्टर पढ़ा है, तो अभी आपका इकोनॉमिक्स का चैप्टर था आपका कि डिफरेंट पीपल हैव द डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो फ्रीडम का जो मीनिंग था वो सेम नहीं था सबके लिए। जैसे आपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, नेशनलिज्म यूरोप में भी पढ़ा था, कि वहाँ पर जो हमने कहा लिबरलिज्म एक वर्ड आया था, जो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है फ्री। लिबरलिज्म एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है फ्री। और मैंने कहा इकोनॉमिस्ट के लिए उसका मीनिंग अलग था, जो रेवोल्यूशनरीज थे, जो क्रांतिकारी थे, उनके लिए उनका मीनिंग अलग था। द कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी ट्राइड टू फॉर्म दीज ग्रुप्स टुगेदर विद इन वन मूवमेंट। महात्मा गांधी जो कांग्रेस से बिलोंग करते थे वो जो है इन मूवमेंट के द्वारा जितने भी ग्रुप्स थे जो अलग अलग अपने लिए काम कर रहे थे, फ्रीडम की उनकी डेफिनेशन अलग अलग थी, वो उन सबको एक साथ करना चाहते थे। बट द यूनिटी डिड नॉट अमर्ज विद द कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन जो ये यूनिटी है, जो एकता है, वो बिना लड़ाई के या झगड़े के नहीं आई। इन एन अर्लियर टेक्स्ट बुक, आपने पहले टेक्स्ट बुक में देखा है, हैव रीड अबाउट द ग्रोथ ऑफ द नेशनलिज्म इन इंडिया अप टू द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी। यानी कि जो पहली 9th की जो आपने टेक्स्ट बुक देखी होगी उसमें देखा है कि जो यहाँ पे जो इंडिया में जो सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी है, नेशनलिज्म की जो सेंस है, द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया अप टू द फर्स्ट डिकेड 20th सेंचुरी, 22nd की फर्स्ट डिकेड तक की बात कर रहे हैं हम, इसमें आनी शुरू हुई थी। पहले बता देते हैं आपको, जैसे क्या है, 1900 से लेकर 1901 से लेके 1900 मतलब पूरा लगा लीजिएगा 2000 तक, आप मेरी बात समझे, तो 20th सेंचुरी कहलाएगी वो। तो उसमें आपको हमारे सामने ये देखा कि ये यहाँ पर जो सेंस जो है वो आनी शुरू हो गई थी फर्स्ट डिकेड में। In this chapter, we will pick up the story from the 1920 and the non-cooperation movement, civil disobedience movement. We'll explore how Congress sought to develop the national movement, how different social groups participate in the movement, and how nationalism captured the imagination of people.
अभी इसमें हम क्या देखेंगे, इनका कहने का मतलब ये है कि इस चैप्टर में हम कुछ मूवमेंट पढ़ेंगे। एक तो मूवमेंट पढ़ेंगे 1920 का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, वो आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पढ़ेंगे, और एक 1930 का हम पढ़ेंगे आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। दो मूवमेंट इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी इसके अंदर होने वाले जो एक्टिविटीज़ हैं, जो इवेंट्स हैं, जो इंसिडेंट्स हैं, वो भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। तो इससे देखेंगे कि किस प्रकार से जो कांग्रेस, जो लोगों ने, डिफरेंट सोशल ग्रुप ने इसमें पार्टिसिपेट किया, वो किस प्रकार से एक जो है नेशनलिज्म की सेंस क्रिएट करने में भारतीयों में बहुत महत्वपूर्ण जिनका रोल था, उसको हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे। मेन पर्पज ही एक प्रकार से आपका इंट्रोडक्शन है, थोड़ा सा इसमें ध्यान कर लेंगे आप। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें यहाँ पर एक मूवमेंट दिखाया हुआ है, एक पिक्चर दिखाई हुई है आपकी, उसमें है ये 6 अप्रैल 1919 का दिखाया हुआ है। 6 अप्रैल 1919 यानी कि जब रोलेट सत्याग्रह या रोलेट जो इंसिडेंट है, मतलब रोलेट सत्याग्रह जब चलाया था, उसमें मास प्रोसेशन का मतलब है कि मास एजिटेशन, ये कई वर्ड्स हैं आपके जो आएंगे, मास एजिटेशन, मास पोजिशन, इसको ध्यान करना, यानी कि इसका मतलब है मास अपोज करना, मास अपोज करना, यानी कि भारी मात्रा में विरोध करना। ये 6 अप्रैल का आपने देखा है, जो एक पीसफुल प्रोफेशन था, जो महात्मा गांधी ने रोलेट एक्ट, एक अभी एक कानून आएगा आगे, उसके अगेंस्ट में किया था। लोग स्ट्रीट पर थे, स्ट्रीट का मतलब है लोग सड़कों पर थे, ये आपको इसमें दिखाया गया है, लोग सड़कों पर थे। बिकम एक कॉमन फीचर ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट, यानी कि ये 6 अप्रैल का एक इसमें पिक्चर दिखाया गया है कि जब भी कोई मूवमेंट होता था तो भारतीय क्या थे, मास गैदरिंग के साथ में स्ट्राइक करते थे, पीसफुल प्रोपेशन करते थे, यानी कि भारी मात्रा में अपोज किया जाता था, और वो मोस्टली क्या था, स्ट्रीट पर आ जाते थे। आगे देखते हैं हम इसमें, बिल्कुल आपको होगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि इसमें से बहुत बार क्वेश्चन आए हैं। मैं यहाँ की बात ही नहीं कर रहा आपसे कि आप जो बोर्ड की बात करें, मैं कह रहा हूँ जहाँ भी हिस्ट्री से रिलेटेड कभी भी क्वेश्चन आते हैं, तो इस जो आपके टॉपिक्स हैं, अभी जो जितने भी टॉपिक्स आने वाले हैं, जिससे भारतीयों में सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट हुई, जिससे यानी कि सेंस ऑफ नेशनलिज्म क्रिएट हुआ, ये सारी चीज़ें आई है। इसमें 3 टॉपिक हैं, एक साथ इनको मिला दें क्योंकि ये एक साथ ही एक ही समय के लगभग हैं, तो इसमें बताते हैं, और क्यों ये सारे मिले हुए भी, ये सारा हम आपको बताएंगे। ठीक है, इसलिए हमने कहा था, कल भी आपको इस वीडियो में बताया था कि आपको एनसीईआरटी का वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन भी देंगे, आपको क्वेश्चन आंसर्स भी बताएंगे। 100 बाई 100 मार्क्स का हमारा टारगेट है। समय ज़रूर लगेगा, वीडियो ज़्यादा बनेंगी, एक्सप्लेनेशन ज़्यादा होगा, प्रैक्टिस ज़्यादा होगी, लेकिन आपके मार्क्स 100% आएंगे। लेकिन आपको जुड़े रहना है अच्छी नीयत के साथ में और कंसंट्रेशन के साथ में। देखिए, इसमें मेन 3 टॉपिक्स हैं आपके। पहला टॉपिक है इसमें द फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, इसमें हम देखते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार की डेट अगर कहीं पे आपको लिखी होती है तो मोस्टली मिलती है 1914 टू 1918। इसको थोड़ा ध्यान कर लेंगे आप। अब इसमें आता है यहाँ पे इन द ईयर, मैं आपको पूरा क्लियर करके बताता हूँ। इसमें बिल्कुल एनसीईआरटी है, आपकी बुक में है, पढ़ना ज़रूरी है आपको एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन। इन द ईयर आफ्टर द 1990 ईयर के बाद में वी सा द नेशनल मूवमेंट स्प्रेडिंग टू न्यू एरियाज। हमने देखा कि जो राष्ट्रीय स्तर के जो मूवमेंट थे, आंदोलन थे, वो क्या थे, नए नए एरियो में भी फैलने लगे। अभी हमने आपको एक चीज़ बताई है कि सभी जगह एक साथ नहीं आता है। अभी बच्चे क्या हैं, एनसीईआरटी को इतना नहीं पढ़ते हैं, और बाद में जब कंपटीशन की तैयारी करते हैं फिर उन्हें एनसीईआरटी उठानी पड़ती है। फिर कंपटीशन में जो भी आता है, क्योंकि एनसीईआरटी से मैक्सिमम आता है, तो क्यों ना अभी से, अगर आप 10th क्लास में, क्यों ना आप एनसीईआरटी पढ़ा जाए, क्यों ना आप पहले से कंपटीशन की तैयारी करी जाए। तो इसी प्रकार से, लेकिन वो शुरुआत करनी पड़ती है। हम शुरुआत कर रहे हैं इसका एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन के साथ में आपका। अब धीरे धीरे फिर आप पढ़ना शुरू हो जाएंगे। इसी प्रकार से जो मूवमेंट थे, पहले क्या थे, लिमिटेड एरिया में होते थे। क्या थे आपके, लिमिटेड एरिया में होते थे। बाद में जो वो क्या है आपके न्यू एरियाज में भी वो जाने लगे। इनकॉर्पोरेटिंग न्यू सोशल ग्रुप, और इसमें क्या, नए नए सोशल ग्रुप, सामाजिक ग्रुप भी इसमें शामिल होने लगे। एंड डेवलपिंग न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल। न्यू मोड्स ऑफ स्ट्रगल का मतलब तरीके समझिएगा। भाई पहले स्ट्रगल करते थे, बोले ठीक है, मास प्रोसेशन था,
भाई भीड़ जो थी इकट्ठा हो गई, सड़कों पर आ गई। लेकिन इसके अलावा भी उन्होंने जो अब अलग अलग तरीके के जो मोड़ तरीके उन्होंने वो अपनाने शुरू कर दिए थे। 1919 के बाद की बात कर रहे हैं। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस डेवलपमेंट? अब ये जो है मास प्रोसेशन का जो डेवलपमेंट है, विकास हुआ, तरीके बदले, बहुत सारे लोग ग्रुप में जुड़े, ये किस प्रकार से हुआ इसको हमको समझना है। व्हाट इम्प्लीकेशन डिड दे है, उन्होंने क्या क्या किया, वो उससे क्या क्या हुआ और उन्होंने क्या क्या किया, सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान कर लेना। फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, वार क्रिएटेड ए न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। ये क्वेश्चन आता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी बनता है और यहाँ से 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी बनता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी बनता है और एमसीक्यूज भी बनता है। इस यहाँ से इस टॉपिक से एमसीक्यूज, 2 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन, 5 मार्क्स क्वेश्चन, कोई सा भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि यहां पर पॉइंट ही इतने। इन्हें कहा था कंडीशन क्रिएटेड बाय द फर्स्ट वर्ल्ड वार। इसमें क्वेश्चन क्या बनता है मैं आपको बताता हूं, कई क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। यहां पर थोड़ा सा इसको ले लेते हैं, यहाँ पे इस टॉपिक से व्हाट वर द कंडीशन, इसको ग्रामेटिकली आप देख लेना। व्हाट वर द कंडीशन क्रिएटेड बाय द फर्स्ट वर्ल्ड वार, क्रिएटेड आफ्टर द या इसमें आफ्टर ना लिख के कुछ भी लिख सकते हैं, क्रिएटेड बाय द फर्स्ट वर्ल्ड वार, इतना लिख दीजिएगा, फर्स्ट वर्ल्ड वार। सॉरी, इसको देख लेते हैं ऐसा, फर्स्ट वर्ल्ड वार यानी कि कौन सी कंडीशन थी जो फर्स्ट वर्ल्ड वार से क्रिएट हुई, ये बहुत ज़रूरी है, इसको देखना है, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, कंडीशन जो है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की एक पहला स्टेप है। तो ये क्वेश्चन आता है, व्हाट वर द कंडीशन क्रिएटेड बाय द फर्स्ट वर्ल्ड वार। अब ये देखिएगा, और उसमें किस प्रकार की, अभी इस क्वेश्चन को इस तरीके से घुमा के पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन द, यहाँ पर इस क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन द कंडीशन, एक्सप्लेन द इकोन, यहाँ पे ये लीजिएगा, एक्सप्लेन द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन विच वेर क्रिएटेड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार या ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार। ये इस प्रकार से भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है और कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। PYQ है ये आपका PYQ है, इसको नोट कर लेंगे आप, ठीक है। अब देखिए कंडीशन क्या क्रिएट की गई थी, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, इट लेड टू ए ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर, ठीक है। यानी कि जब भारत ब्रिटिश का कॉलोनी था तो उनको लड़ाई लड़नी थी, फर्स्ट वर्ल्ड वार में तो लड़ ही रहा था इंग्लैंड में, ब्रिटिशर्स लड़ ही रहे थे। तो जब लड़ाई होती है तो ज़्यादातर जितना भी खर्च होता है किस पर होता है, वो आपकी फौज पर खर्च होता है, रक्षा पर खर्च होता है। यानी कि यहाँ पर इन्होंने डिफेंस का एक्सपेंडिचर बढ़ गया था, विच वाज फाइनेंस्ड बाय द वार लोन्स। अब वो किस प्रकार से पूरा किया जा रहा था, वो लोन ले रहे थे, यानी कि कर्जा लेकर कर रहे थे, एंड इंक्रीज टैक्सेस। और देखिए, एक तो वो दूसरों से उधार ले रहे थे ब्रिटिशर्स, लड़ाई लड़ने के लिए भी, सैनिकों के लिए भी कपड़े भी चाहिए, वेपन्स भी चाहिए, उनके लिए खाने के लिए सामान भी चाहिए। तो ये क्या, 2 तरीके से वो पूरा कर रहे थे। एक तो क्या थे, वो लोन ले रहे थे, क्रेडिट कर रहे थे, दूसरों से उधार ले रहे थे। दूसरा क्या था, जहाँ जहाँ उनकी कॉलोनीज थी वहाँ पर वो टैक्स बढ़ा रहे थे। क्या बढ़ा रहे थे, वो टैक्स बढ़ा रहे थे। पॉइंट ए बनता है ये आपका, यहाँ पर जब इसका आंसर देंगे, कंडीशन क्रिएटेड बाय द फर्स्ट वर्ल्ड वार, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन क्रिएटेड बाय द फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो उसमें पॉइंट ए बनता है। अब आंसर लिखेंगे तो आंसर में क्या लिखेंगे, द कंडीशन क्रिएटेड बाय द फर्स्ट वर्ल्ड वार एज बिलो। इंट्रोडक्शन की तरीके से आप दे देंगे, पहला पॉइंट यहीं से बनता है, डिफेंस एक्सपेंडिचर जो है इंक्रीज हो गया था, और वो किससे पूरा किया जा रहा था, फाइनेंस किया जा रहा था बाय द वार लोन। और दूसरा क्या था, इंक्रीजिंग टैक्सेस। और टैक्सेस किस पर लगाएंगे, वो अपने पर तो लगाएंगे नहीं, जहां पर वो रूल कर रहे हैं, जिन लोगों पर रूल कर रहे हैं उनसे तो टैक्स ले रहे हैं, वो लगान ले रहे हैं, एक प्रकार से कर ले रहे हैं। कस्टम ड्यूटीज, सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटीज जैसे आपने पढ़ा था, जॉलवरिन पढ़ा था, आपका फर्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ा था कस्टम ड्यूटीज। तो उन्होंने कस्टम ड्यूटीज भी इंक्रीज कर दी थी, रेज्ड बोले या इंक्रीज बोले, कस्टम ड्यूटीज भी बढ़ा दी थी। सीमा शुल्क,
एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री में अगर आप सामान लेके जा रहे हैं या आप कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उस पर क्या था, जो पहले कुछ कर देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था, इसे कस्टम ड्यूटीज़ बोलते थे, तो वो पहले कम थी। लेकिन जब डिफेंस का एक्सपेंडिचर बढ़ा तो उन्हें पैसे की ज़रूरत पड़ी थी, तो उन्होंने इस तरीके से उसको पूरा किया। उसमें एक ये भी था कि कस्टम ड्यूटीज उन्होंने रेज कर दी थी, बढ़ा दी थी। एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस, ये ध्यान रखना है पहले बात, फर्स्ट टाइम इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया। सेकंड पॉइंट तो यहाँ पे हो गया, या पूरा का पूरा सेकंड पॉइंट आप ले सकते हैं, या अलग अलग भी इसको बना सकते हैं, बी पॉइंट इसको बना सकते हैं कि कस्टम ड्यूटीज जो इंक्रीज कर दी गई थी और फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस द इनकम टैक्स। अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं व्हेन इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस इन इंडिया, तो आप बोल सकते हैं डायरेक्ट वे, या एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस इन इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार और स्पेशली बाय द ब्रिटिशर्स। तो द वार ईयर्स प्राइसेस इंक्रीज, जब वार चल रहे थे, क्योंकि मैंने बताया था 1914 टू 1918 काफ़ी लंबी समय तक वार चली थी, तो उसमें जो है चीज़ों के दाम बढ़ गए थे, डबलिंग 1930 टू 1918। वार शुरू होने से पहले ही, क्योंकि वार जब लड़ते हैं तो उसकी पहले से तैयारी की जाती है, तो एक्सपेंडिचर तो पहले ही बढ़ जाता है, तो उसके लिए यानी कि 1930 टू 1918 में जो है चीज़ों के जो रेट हैं, जो सामान के जो रेट हैं वो उसके डबल हो गए थे, लीडिंग टू द एक्सट्रीम हार्डशिप टू द कॉमन पीपल। इससे क्या था, जो कॉमन पीपल थे उनको बहुत अपना जो जीवन सर्वाइव करने में, लाइफ को सर्वाइव करने में वो बहुत मुश्किल हो रहा था। विलेज वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स, यहाँ पर ये तीसरा पॉइंट यहाँ से हो जाता है सी। ये दोनों पॉइंट बी में डाल सकते हैं आप, यहाँ से लेके यहाँ तक बी में डाल सकते हैं, और सी वाला आप यहाँ से डाल सकते हैं कि प्राइजेज वर डबल्ड ड्यूरिंग द इतने वार ईयर या ड्यूरिंग द वार ईयर। दूसरा क्या है, इससे क्या था, ये पूरा पॉइंट इसमें डाल सकते हैं, विलेज वर कॉल टू अपॉन द सोल्जर सप्लाई। सोल्जर सप्लाई का मतलब क्या है कि जितने भी गांव थे वहां भी जो इनको लगता था कि थोड़ा सा जवान है, लड़ाई लड़ सकता है, तो ब्रिटिशर्स क्या थे, उनको अपनी फौज में फोर्सली रिक्रूट करते थे, यानी कि जबरदस्ती भर्ती करते थे इन रूरल एरियाज कॉज वाइड स्प्रेड एंगर, जिससे वहाँ के जो लोग हैं बहुत गुस्से में थे, क्योंकि वो किसी के भी जवान बच्चे को पकड़ कर ले जाते थे और उनको जो फौज में भर्ती करते थे। और फौज में भर्ती करने का मतलब है, जब लड़ाई होती थी उनको फ्रंट लाइन में रखते थे। फ्रंट लाइन का मतलब है आगे वाली लाइन में, अगर गोला बारूद चल रहा है या गोलियां चल रही हैं तो सबसे पहले आगे वाला व्यक्ति मरेगा, यानी कि एक प्रकार से सैक्रिफाइस के लिए कर रहे थे। तो इससे वहाँ के लोग जो बहुत गुस्से में थे गांव वाले। देन यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स हैं बेटा, आपको वन पॉइंट। अच्छा, आप निश्चित रहे, आपको मैं अभी तो मैं एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, आगे मैं आपको पूरा का पूरा जो है इसके क्वेश्चन आंसर्स, जैसे नेक्स्ट वीडियो इसकी आपकी क्वेश्चन आंसर्स की होगी, सारा पूरा उसमें आपका बताएगा PYQs क्या हैं, MCQs कौन से बनते हैं, कहाँ से बनते हैं, किस प्रकार से बनते हैं, 2 मार्क्स से कैसे आते हैं, 3 मार्क्स से कैसे आ रहे हैं, कैसे आंसर लिखना है, वो सारा आपको बताया जाएगा, उसकी आप चिंता ना करें, क्योंकि हमारा टारगेट ही है 80/80 का टारगेट है हमारा, 80/80 का, और उसके लिए कोई भी चीज़ हमें छोड़नी नहीं है। अगर ऐसी पास होना होगा तो ऐसे भी पास हो सकते हैं। लीडिंग टू द नेक्स्ट देखते हैं इसमें, वेरी गुड, यहाँ पे एंगर हो गया। देन इन 1918 एंड 19 की बात कर रहे हैं, और 1920-21 क्रॉप्स फेल। तीसरा देखो, एक तो अंग्रेजों ने टैक्स बढ़ा दिया, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया, कस्टम ड्यूटीज रेज कर दी, फोर्सली रिक्रूटमेंट कर दिया, जो आपकी जो कॉमन चीज़ थी, कॉमन पीपल के लिए सर्वाइवल बहुत मुश्किल था, क्योंकि चीज़ों जितनी भी चीज़ें थी उनका जो प्राइस है वो डबल हो गया था। इससे ऊपर से एक और प्रॉब्लम शुरू हो गई कि जो किसानों की फसल थी वो फेल हो गई, बर्बाद हो गई, और बहुत सारे इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में रिजल्टिंग इन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड। जब फसलें बर्बाद हो गई तो उससे क्या है, खाने की कमी तो हो ही जानी है आपको। दिस वाज द accompanied बाई एन इन्फ्लुएंजा पेंडिंग, और इसके कारण एक और चीज़ समझिएगा, एक इन्फ्लुएंजा डिसीज है, वो भी एक एपिडेमिक का मतलब महामारी, जैसे कोविड-19 है, इसी प्रकार से इन्फ्लुएंजा नाम की जो महामारी थी वो भी फैल गई। और उससे क्या थे, इस प्रकार की महामारी से 1921 की लगभग की बात कर रहे हैं, सेंसस जब किया गया, सेंसस का मतलब जो लोगों की गणना की गई, तो उसमें 12 to 13 मिलियन, यानी कि 120 लाख, 1 मिलियन इक्वल टू होता है 10 लाख, 1 मिलियन इक्वल टू होता है 10 लाख, यानी कि 12 to 13 मिलियन पीपल जो है वो डेड हो गए। पीपल
प्रेस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द फेमाइंस एंड द एपेंडेमिक। ठीक है, अकाल, फेमाइंस का मतलब होता अकाल, ठीक है, और एपिडेमिक का मतलब महामारी, यानी कि अकाल और महामारी के कारण 1921 में जब सेंसस किया गया, जब सेंसस का मतलब होता है लोगों की गिनती की गई, जनगणना की गई, तो उसमें कम से कम 120 लाख से 130 लोग मौत के मुंह में चले गए। आप देख सकते हैं, तो ये कंडीशन क्रिएटेड थी, ये सारे पॉइंट्स बनते हैं, आप इसको पॉइंट बना के देंगे हम आपको, निश्चिंत रहें आपको, क्योंकि अभी एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन चल रहा है और बाद में हम इसको आपको बताएं। एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन सुनना बहुत ज़रूरी है आपको, ठीक है, अगर आपको ग्रेट सक्सेस लेनी है इन सोशल साइंस, और आप सोशल साइंस को काबू में कर लेते हैं, ये भी मैं आपको बताता हूँ। सोशल साइंस एक मेजर, सबसे मेजर सब्जेक्ट में आता है आपका 10th क्लास में, और स्पेशली ये टॉपिक तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए इनको एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। फोर्सफुल रिक्रूटमेंट आपका यहाँ पे कीवर्ड्स में दिया गया, कीवर्ड्स को भी थोड़ा नोट कर लेंगे। ए प्रोसेस बाय विच द कॉलोनियल स्टेट फोर्स्ड पीपल टू ज्वाइन द आर्मी, यानी कि एक वो फोर्सफुल रिक्रूटमेंट एक, यानी कि वो भर्ती करने का एक तरीका, जबरदस्ती भर्ती करने का तरीका है, जिसमें कि कॉलोनियल जो गवर्नमेंट थी वो क्या लोगों को जबरदस्ती आर्मी में भर्ती करती थी। तो ये कंडीशन क्रिएटेड बाय द फर्स्ट वर्ल्ड वार है। और मैं आपको बताऊं, जब मैं आपको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आगे पढ़ाऊंगा तो उसमें ये भी दिया गया है कि वो बोलते हैं ना कॉज, इसमें आएगा व्हाट वर द कॉजेज। अगर पहले क्वेश्चन आएगा आपका इसमें जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलेगा, व्हाट वर द कॉजेज, व्हाट वर द कॉजेज बाय विच नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कंडक्टेड, यानी कि जिससे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ, ऐसे कारण बताइएगा आप। तो उसमें एक कारण ये भी है, कंडीशन क्रिएटेड बाय द फर्स्ट वर्ल्ड वार। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आता है व्हाट वर द कॉजेज ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का सबसे पहला कॉजेज तो यही था कि कंडीशन क्रिएटेड बाय द फर्स्ट वर्ल्ड वार, फिर रॉलेट एक्ट आएगा, फिर जलियांवाला मैसेकर, कई कंडीशंस आएगी। 3 नंबर में आगे तो मैं 3-4 टॉपिक कहाँ से देंगे, तो ये आपको ध्यान करना है, ये कॉजेज में भी आना है आपका। नेक्स्ट है, इसमें थोड़ा सा हम बता रहे हैं इसको, आपको बिल्कुल एग्जैक्ट वे में आपको चलना है, बिल्कुल कोई बात दिक्कत नहीं, मेहनत पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी ही है अगर आपको अच्छा रिजल्ट लेना है। अच्छा, लोग क्या सोच रहे थे, भारतीयों की टेंडेंसी ऐसी है, कैसी है कि वो सोचते हैं यार अभी दुख है, दुख के बाद फिर सुख आएगा, मतलब फिर सुख के बाद दुख, यानी कि एक हमारे पास में क्या अल्टरनेटिव वे में आता है। लोग सोच रहे थे, पीपल होप दैट देयर हार्डशिप वुड बी एंड आफ्टर द वार वाज ओवर बट डिड नॉट हैपन। लोग सोच रहे थे कि लड़ाई के बाद में क्या होगा, जो हमारा जो बर्डन है, ये जो हार्डशिप है, जो कठिनाइयाँ वो दूर हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। At the stage, new leaders appeared and suggest a new mode of struggle. इसी स्टेज पर, इसी स्थिति पर कुछ नए लीडर सामने आए और उन्होंने जो है मोड ऑफ स्ट्रगल उन्होंने चेंज किया। तो यहाँ पर हम आगे देखते हैं। आज तो एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन आपको इतना ही करेंगे, कल इसके बारे में आपको जो वीडियो मिलेगी वो इसके बारे में क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो मिलेगी, PYQ, MCQ, 3 मार्क्स 5 मार्क्स। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि ये यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है, इसके पॉइंट ABCD इस प्रकार से बनते हैं, तो ये मैं आपको आगे की वीडियोज़ में बताऊँगा। थैंक यू। प्लीज़ अगर ये आपको पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, ताकि मेरे को भी थोड़ा सा उत्साह बढ़े मेरा भी, और ताकि मैं आपको और अच्छे से अच्छी वीडियो प्रोवाइड करा सकूं, जल्दी जल्दी करा सकूं, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल एंड आल्सो सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू। हैव ए रिमेनिंग डे।